हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिना नथानी और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। गाइस, एफएसएसएआई के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीएफएसओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप टीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन, तो ये क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है ये। और बहुत सारे स्टूडेंट को एक्चुअली ये प्रॉब्लम होता है कि हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ें, हमारा जो टॉपिक है यानी कि जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उन टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो गाइस, ये जो मेरी क्लासेस हैं इनके थ्रू आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास है टर्मिनोलॉजी, क्योंकि जब भी हम कोई सिलेबस या कुछ भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं उससे पहले सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम आगे की चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ आती है आपकी टर्मिनोलॉजी। अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर है तो देन आपको आगे सब्जेक्ट में जितने भी टर्म्स आते हैं उनको पढ़ने में, उनको समझने में डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो आज हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फूड माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें गाइस, तो फूड माइक्रोबायोलॉजी इज कंसीडर अंडर माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। जैसे जनरली हम लोग जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं ना, तो ये साइंस के अंदर आते हैं प्रॉपर्ली, है ना। लेकिन ये भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। फिर जूलॉजी के अलग पार्ट होते हैं, बॉटनी के अलग पार्ट होते हैं। तो उन्हीं का एक छोटा पार्ट होता है जिसको हम जैसे अलग अलग एरियाज़ देखते हैं, हम माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं, बायोकेमिस्ट्री देखते हैं, अदर देन दिस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी देखते हैं, राइट। तो ये सारे सब्जेक्ट, वायरोलॉजी देखते हैं। तो इसी में एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट, माइक्रोबायोलॉजी, और उसके अंदर उसका सब टॉपिक आता है फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। तो बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल बायोलॉजी, एक्चुअली नॉट एग्रीकल्चर बायोलॉजी, सॉरी। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ये एक बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। जैसे बैक्टीरिया के बारे में, जैसे फंजाई के बारे में, जैसे आपके एल्गा हो गए, प्रोटोजोआज हो गए, वायरसेस हो गए, वायरॉइड हो गए, प्रियॉन्स हो गए। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं जनरली, राइट। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। तो बेसिकली इनको नॉर्मल ह्यूमन आइज से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इनको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, राइट। इनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं और ये जनरली आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे आपके बैक्टीरिया हैं। लेकिन जैसे वायरसेस हैं तो वायरसेस आर ए सेल्युलर। वायरसेस हमारे ए सेल्युलर होते हैं, उनमें कोई भी सेल नहीं होता। दे आर मेडअप बाई प्रोटीन, वो कम्प्लीटली प्रोटीन से मेडअप होते हैं। लेकिन जैसे आपके फंजाई हैं, फंजाइज आर मल्टी सेल्युलर। फंजाइज हमारे मल्टी सेल्युलर होते हैं। एल्गा भी जनरली हमारे मल्टी सेल्युलर होते हैं। लेकिन जो हमारे बेसिकली स्पेसिफिकली बैक्टीरिया हैं वो हमारे क्या होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, यानी कि उनमें सिंगल सेल होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत सारे एरियाज आते हैं। नॉर्मल माइक्रोबायोलॉजी हम समझ गए, जहाँ पर हम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, फंजाई की करते हैं, वायरसेस की करते हैं। तो थोड़ा सा एक बार इनकी तरफ भी देख लेते हैं। तो गाइस, जहाँ पर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, राइट। अच्छा, जहाँ पर हम माइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, तो माइकोलॉजी के अंदर हम फंजाइज की स्टडी करते हैं, जहाँ पर हम स्पेसिफिकली फंजाइज के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटोजोलॉजी, जहाँ पर हम प्रोटोजोआस के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ पर हम एल्गा के बारे में पढ़ते हैं उसे एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गा। आफ्टर दैट हम बात करते हैं आपके स्पेसिफिकली वायरोलॉजी की। तो वायरोलॉजी में हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से वायरसेस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनके इन्फेक्शंस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये बेसिकली अलाइड साइंसेज हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, एल्गोलॉजी, माइकोलॉजी, अदर देन दिस वायरोलॉजी। तो ये बेसिकली आपके माइक्रोबायोलॉजी के ही सब पार्ट हैं जिनमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। अब गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या क्या छोटे छोटे एरियाज आते हैं। तो जैसे इसके अंदर आता है हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग डिजीज़ेस के बारे में पढ़ते हैं, अबाउट पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी। कोई भी सीवियर डिजीजेस होती हैं उनको किस तरीके से क्योर करना है,
कौन उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, क्या उनके लिए कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये डिजीजेज एक्चुअली ह्यूमन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। कौन से ऐसे पैथोजन हैं जो हमारी इम्यूनिटी को पूरे तरीके से ख़त्म कर लेते हैं, किस तरीके के कॉजल ऑर्गेनिज्म होते हैं, कैसे वो बॉडी में आने के बाद इन्फेक्शन कॉज करते हैं और कैसे हम उनको क्योर करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लांट्स में इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट्स में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे टाइप की डिजीजेज होती हैं, हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वालिटी को डिग्रेड कर देती हैं। लेकिन सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर देयर जो बेनिफिशियल भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गए, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। माइकोराइजाज हो गए, ठीक है, तो ये भी हमारे किस में आते हैं, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में बेसिकली जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जैसे पेनिसिलिन है, ठीक है, तो पेनिसिलिन पेनिसिलियम से बनाया जाता है, पेनिसिलियम इज द फंजाई, लेकिन ये एंटीबायोटिक वहाँ पर बनाया जाता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर भी आपके कुछ माइक्रोब्स को यूज़ किया जाता है जो कि बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा प्रीबायोटिक्स है, ठीक है। इसके अलावा जनरली हम यीस्ट के बारे में पढ़ते हैं जो अल्कोहल में जो अल्कोहल प्रोडक्शन करता है इंडस्ट्रियल लेवल पर, योगर्ट का प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया आपके। तो ये बेसिकली इन माइक्रोब्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो हायर लेवल का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया और बाकी जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने का काम करते हैं। देन आते हैं हम लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली ऐसे माइक्रोब्स के बारे में जो हमारे फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं, जो हमारे फूड बॉर्न डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन जो हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को भी बनाते हैं। जैसे कर्ड कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है, तो ये भी हमारा फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आता है। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी में भी हमारे कुछ बेनिफिशियल और कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे डिजीज़ कॉज करने वाले फूड बॉर्न डिजीज़ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम फेमस है, इसमें न्यूरोटॉक्सिक होता है, डिजीज़ कॉज करता है। तो बेसिकली ये हमारा एक ऐसा पैथोजन है जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन कॉज करता है, इसके बारे में भी हम फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। अदर देन दिस इरविनिया रॉट, इरविनिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो इरविनिया क्या करता है, फ्रूट्स में सॉफ्ट रॉटिंग कॉज करता है, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट में सॉफ्ट रॉटिंग कॉज करता है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसके बारे में भी हम किस में पढ़ते हैं, फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो फूड माइक्रोबायोलॉजी है इसमें आपके ऐसे माइक्रोब्स जो फूड स्पॉइलेज कॉज करते हैं, फूड बॉर्न डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं, जो कुछ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स वगैरह को बनाने में भी, मतलब होम लेवल पे वो भी यहाँ पर आते हैं हमारे, उनके बारे में भी हम लोग फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में वो माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, बेसिकली उनमें हम बेसिकली पैथोलॉजी यानी कि जो डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब्स हैं, डिजीजेस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मेनली ये ह्यूमन डिजीजेस से रिलेटेड होता है। आफ्टर दैट इम्यूनोलॉजी, जो इम्यूनिटी को इवोक करते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं, जो सीवियर लेवल पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं जैसे कोविड टाइप, ठीक है, कोरोना टाइप वायरसेस, इनके बारे में भी हम लोग मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो माइक्रोब्स होते हैं, एंड फूड माइक्रोबायोलॉजी जो बेसिकली फूड बॉर्न डिजीजेस को कॉज करते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। ये भी हमारी माइक्रोबायोलॉजी की ही स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी और हम देख लेते हैं। एरोबिक, जैसे गाइज हम लोग अब आगे जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स पढ़ते रहेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ते हैं। दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया एंड दीज आर एनारोबिक बैक्टीरिया। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक? तो एरोबिक बैक्टीरिया वो हैं जो एयर की प्रेजेंस में वर्क करते हैं, एयर की प्रेजेंस में ही जो रहते हैं, जो विदाउट एयर नहीं रह सकते। मीन्स जैसे आपके ऐसे बैक्टीरिया जिन एयर के रेफरेंस में इन द सेंस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं हमारे जिनको जो एयर की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली उनको एयर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम मैंने अभी आपको बताया था, है ना, तो ये बेसिकली एनारोबिक होता है, ठीक है। तो जैसे आप लोग कई बार क्या करते हो, पेप्सी वगैरह जो आप केन खरीदते हो तो कम्प्लीटली एनारोबिक कंडीशन होती है, लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि जैसे फ्रिज में आपने जूस आते ही रख दिया, आपने
वो अभी वो बिल्कुल पैक्ड है, अभी आपने उसको अनपैक नहीं किया, लेकिन कभी कभी जैसे आप निकालने लगते हो खुद ही बर्स्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या शो करता है कि उसके अंदर इन्फेक्शन था ऑलरेडी क्लोस्ट्रीडियम का, और क्लोस्ट्रीडियम क्या करता है, गैस फॉर्मेशन करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो गैस फॉर्मेशन करता रहता है जो 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 पैक्ड ड्रिंक थी या जो प्रोडक्ट था उसके अंदर वो गैस का जो प्रेशर था वो बढ़ता रहा और एकदम से वो बर्स्ट हो गया। तो बेसिकली इस टाइप के भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोसिन इज अ टॉक्सिन जो एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। तो ये बेसिकली अपनी ही स्पीशीज के दूसरे बैक्टीरिया को इनहिबिट करने के लिए वो क्या करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोसिन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी और देख लेते हैं, जैसे लिथैलिटी। तो लिथैलिटी क्या है, एक टाइप का बेसिकली हम कहें तो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रॉय और किल दी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप जिस लेवल का ट्रीटमेंट देते हो उस ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को ही लिथैलिटी कहा जाता है। जर्मिनेशन क्या होता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे ऐसे होते हैं जो स्पोर बनाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली तो बैक्टीरिया अपने नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक है, जब वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, वो इन्फेक्शन कर रहा है, वो न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन एक ऐसा फेज आता है जब वो एडवर्स कंडीशन आती है और वो अपनी बॉडी के बाहर एक लेयर बना लेता है, हार्ड लेयर, जिसके अंदर वो सर्वाइव करता है जब तक कि नॉर्मल कंडीशन नहीं आ जाती तब तक। तो बेसिकली जब स्पोरुलस फॉर्म में चला जाता है बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन आने पर, तब उसकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है, ना वो रिप्रोडक्शन करता है, वो कुछ भी नहीं करता, उसकी बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही एडवर्स कंडीशन ख़त्म हो जाती हैं, नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, तो उसकी बॉडी के बाहर की जो वो लेयर थी वो टूट जाती है और उस समय बैक्टीरिया बाहर आकर फिर अपना वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाता है, फिर अपना रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लेता है। तो बेसिकली दिस इज नोन एज जर्मिनेशन, इसी को हम जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। एंटेरोबैक्टीरियसी, ये बेसिकली एक फैमिली है एंटेरोबैक्टीरियसी। ये ऐसे बैक्टीरियाज की फैमिली है जो ज़्यादातर फीकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, जैसे आपके साल्मोनेला वगैरह हो गया, ये सारे बैक्टीरिया इस फैमिली के अंदर आते हैं। इनहिबिशन, जैसे हम कहते हैं ना, इसकी एक्टिविटी ने उसको इनहिबिट कर दिया। तो इनहिबिशन मीन्स बेसिकली दूसरे की एक्टिविटी को, दूसरे की ग्रोथ को स्लो डाउन कर लेना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया अपना टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से दूसरे की ग्रोथ, दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हो जाती है या कम हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, तो उसको कहा जाता है इनहिबिशन, ठीक है। अब लैग टाइम, व्हाट इज लैग टाइम? सो बेसिकली द टाइम दैट बैक्टीरिया take to become acclimatized to the new environment before starting to multiply exponentially। अब देखो, बैक्टीरिया जब आप किसी भी नई जगह पर जाते हो ना, तो नई जगह पर जाने के बाद सबसे पहला चैलेंज आपके पास ये होता है कि आपको उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सर्वाइव करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट होना है ना। तो बेसिकली बैक्टीरिया के ऊपर भी यही एक चैलेंज होता है, जब भी वो, चाहे वो हमारी बॉडी में आए, चाहे वो किसी फ्रूट में आए, चाहे कहीं भी जाए, तो उसके ऊपर एक उसका चैलेंज होता है कि मुझे वहाँ पर क्या करना है, अडेप्ट करना है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो बैक्टीरिया जब उस जगह पर जाता है और जाने के बाद वो सर्वाइव करना सीखता है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, अब जब वो सर्वाइव करना सीख गया तो वो मल्टीप्लाई करेगा, अब वो अपने नंबर्स को इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली इससे पहले का टाइम जिस समय पे बैक्टीरिया ने सर्वाइव किया, जब वो आया था और उसके बाद उसने अपने आप को अडेप्ट किया, तो वो बीच का जो पूरा टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं लैग टाइम, ठीक है। अब कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे मीजोफाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मीजोफाइल्स हमारे कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मीजोफाइल्स हमारे बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं जो नॉर्मल कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, नॉट एट द वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट एट द वेरी लो टेम्परेचर। तो जैसे 25 डिग्री से 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो रहते हैं, दोज आर मीजोफाइल, उनको हम मीजोफाइल बोल सकते हैं, और ये ही मोस्टली इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ना व्हाट इज माइक्रोफ्लोरा? माइक्रोफ्लोरा क्या होता है, हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो माइक्रोफ्लोरा इज बेसिकली कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कम्युनिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम बोलते हैं ना, ये हमारी कम्युनिटी है, मतलब ये हम लोग का ग्रुप है, हम लोग यहाँ पर, हमारी फैमिलीज़ रहती हैं, ये हमारे नेबर्स हैं, तो वो हमारी पूरी कम्युनिटी हो गई। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी तो कम्युनिटी होती है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड, यीस्ट, ये जितने भी एक एरिया में रहते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट को शेयर करते हैं, तो बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी माइक्रोब्स रहते हैं उनकी कम्युनिटी को माइक्रोफ्लोरा कहा जाता है। नाउ व्हाट इज पीएच? तो पीएच क्या होता है? बेसिकली पीएच क्या होता है, जिसमें आपके एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप की रीडिंग मेंशन होती हैं। एक ऐसा स्केल होता है, उसे क्या कहा जाता है?
पीएच कहा जाता है, जिसमें 1 to 7 के बीच की जो रीडिंग होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये एसिडिक रेंज होती है, और 7 जो है वो न्यूट्रल रेंज होती है। ठीक है, 7 से ऊपर आपकी जितनी भी रेंज स्टार्ट होती है बेसिकली 14 तक, ये आपकी बेसिक रेंजेस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पीएच स्केल में मेंशन होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो 0 to 1 हमारा स्टमक का पीएच होता है, देन 2 आपका लेमन का, देन विनेगर, देन वाइन, देन कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, बियर, ब्लड, बेकिंग सोडा, अमोनिया, इसके अलावा सोप हो गया, ब्लीच हो गया, ड्रेन हो गया, क्लीनर हो गया। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो आपके अलग अलग पीएच लेवल को शो करते हैं, और इनसे क्वेश्चन एक ना एक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है मिल्क का पीएच क्या है, सिट्रस का पीएच क्या है, विनेगर का पीएच क्या है। तो बेसिकली ये आपका टोटल पीएच स्केल होता है जहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गाइज ये था आपका फर्स्ट लेक्चर, टर्मिनोलॉजी इन फूड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही आपके पास अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये पूरी सीरीज़ फूड माइक्रोबायोलॉजी की आप देख सकते हो, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए रहेंगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। और गाइज अगर आप ये सारी चीज़ें मेरे साथ डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप एक बैच में इनरोल कर सकते हो, जिस बैच में आपको मेरी पूरी पेड क्लासेस मिल जाएंगी। राइट, तो ये जो बैच है गाइज आपको ये अड्डा 24/7 पर मिल जाएगा। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, गूगल में जाने के बाद आप अड्डा 24/7 टाइप करोगे, देन आपके पास जो विंडो आएगा उसमें आप इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जाओगे। जैसे ही आप उस पर जाओगे आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर क्लिक करना है, नीचे आओगे ये एग्रीकल्चर मिल जाएगा। एग्रीकल्चर में ही आपको एफएसएसएआई की क्लासेस मिलेंगी। इसमें जैसे ही आप जाओगे आपको यहाँ पर एफएसएसएआई का बैच दिख जाएगा, ये रहा एफएसएसएआई का बैच। और इसमें एफएसएसएआई का जो ये न्यू बैच है इसमें आपको आपके सारे फैकल्टीज़ मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो गाइज इसमें आपको 200 आवर्स की लाइव क्लासेस मिलती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपके ये अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें गाइज आपको यहाँ पर स्टडी प्लान दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे स्टडी प्लान में क्या टाइमिंग है फैकल्टी की, क्या क्या टॉपिक्स वो पढ़ाने वाले हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं, किस टाइम पर पढ़ाएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो गाइज CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए इसमें आपको क्लासेस मिल जाती हैं। CBT 2 के लिए फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, अदर देन दिस आपका फूड बायोकेमिस्ट्री, इन सभी की और जो फूड प्रिजर्वेशन वगैरह की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और CBT 1 में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, फूड लॉज वगैरह, रीजनिंग वगैरह, सभी की क्लासेस आपको इसमें मिल जाएंगी। तो बाई नाउ पे आपको जाना है, बाई नाउ पे जाने के बाद आप यहाँ पर कूपन कोड यूज़ कर सकते हो गाइस मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y447A, Y447A। इस कूपन कोड को जैसे ही आप यूज़ करोगे 3449 में आपको ये बैच मिल जाएगा और आप मेरे साथ इनरोल कर सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।